जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह है सत्संग का चमत्कार। मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मानसिक रोगों का संक्रमण कैसे होना संभव होता है और ये मिरर न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। जी हाँ, तो मुख्य रूप से जो हमारा विषय है वो सत्संग के ऊपर है। संग हम कैसा करते हैं, कैसी कंपनी में हम रहते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में, रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। लिखते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, मिलहि नीच कीच जल संगा। अगर धूल जो है पवन का संग कर ले, वायु का संग कर ले तो माथे के ऊपर से उड़ती है, लेकिन वही मिट्टी अगर जल का संग कर लेती है तो कीचड़ बन जाती है। संग से ऐसा हो रहा है। इसके अलावा वो बहुत कुछ कि सत्संग से बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, उसकी महिमा सत्संग की गाई नहीं जा सकती, इतनी महिमा है। तो कुछ बातें आज हम वैज्ञानिक ढंग से समझेंगे कि साइंस, विज्ञान इस बारे में, मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है, या न्यूरो साइंस इस बारे में क्या कहती है। ठीक, गोस्वामी जी लिखते हैं, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। कि मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। कि कौवा जो है वो कोयल के समान हो जाएगा, बगुला जो है वो हंस के समान हो जाएगा। किसके प्रभाव से? तो सत्संग के प्रभाव से हो जाएगा। तो आज हम इस सत्संग को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो सत्संग के माध्यम से कौवा कोयल हो सकता है और क्या हो सकता है? बगुला हंस हो सकता है। क्या ऐसा संभव है? वैसे अब विभूतिपाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पशुओं के भाव पर, वाणी पर संयम करने से उनकी भाषा समझी जा सकती है और उनकी भाषा को बोला जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है और हम उनकी भाषा को समझ लेंगे, जान लेंगे। अब ऐसी कुछ बात समझाई जाती है विभूतिपाद में, योग सूत्र में, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के पातंजल योग दर्शन, पातंजल योग सूत्र, उसमें कहा गया है कि किसी भी विषय पर हम संयम कर कर उसको, गुणों को धारण कर सकते हैं और उस विषय को, उस वस्तु पर हम अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पशु पक्षियों की वाणी को समझना और बोलना, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि एक योगी संयम शक्ति का प्रयोग कर कर, एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग कर कर, संयम का प्रयोग कर कर वह क्या कर सकता है? पशु पक्षियों की वाणी को समझ भी सकता है और उनकी वाणी को बोल भी सकता है, अर्थात वो पशु पक्षियों से बातचीत भी कर सकता है। ऐसी सिद्धि उसके पास आ जाएगी, ऐसी शक्ति उसके पास आ जाएगी। ये योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र ऐसी बात करता है। और भी कई लेवल पर बातें की गई हैं जहां पर संयम की शक्ति, संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अब चलिए, अब हम समझते हैं कुछ दूसरी बातों को, जिसको आज से 20 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, उसमें एक खोज की गई। और खोज क्या की गई? मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर, मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन, कुछ सिस्टम होता। अब ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन के सिस्टम होते हैं जिनको हम मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और
जो है नर्वस सिस्टम हुआ करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस बोलते हैं, फिर पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है। जो लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं वो इसको जानते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी या ह्यूमन फिजियोलॉजी ये सब पढ़ा होगा। तो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये अलग अलग टाइप के नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन कई परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से कार्य करता है। जैसे कि अचानक से कुछ कार्य होते हैं, जैसे आंखों का पलक झपकना, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अचानक से कुछ कार्यों में डिसीजन लेना, तो हमारा मस्तिष्क अपने आप निर्णय ले लेता है, अकस्मात, इमरजेंसी, आपातकाल में। तो मस्तिष्क कई तरीके से कार्य कर रहा होता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने खोज करते करते देखा कि आदमी कई बार जैसी संगत में जाता है वैसा बनने लग जाता है, या उसे खासकर बंदरों पर इसका प्रयोग किया गया सबसे पहले कि केला छीनना है, एक आदमी ने केला छीना तो बंदर ने उसको कॉपी किया, छीना। बंदर वैसे भी नकलची जीव माने जाते हैं, नकलची प्राणी, तुरंत नकल कर लेते हैं। कई पशु पक्षी करते हैं, मनुष्य भी करता है। तो वास्तव में वैज्ञानिकों ने एक खोज की, उनको इसका अनुमान भी था और उन्होंने खोज की और उसके ऊपर कई प्रकार की थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हमारे मस्तिष्क में एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स, मिरर का मतलब है दर्पण। आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपकी छवि ही आपको दिखा देगा। ये मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, किसी भी घटना को, जो भी क्रिया, मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं, कहीं पर आप गए हैं, स्विमिंग पूल पर गए हैं, तैराकी करने गए हैं और वहां पर बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं और आपको भी स्विमिंग सीखना है, आपको तैराकी सीखना है। तो आप उनको देखेंगे और आपका ब्रेन जो है, जो न्यूरॉन्स है, जो मिरर न्यूरॉन्स है, उसको कॉपी करेगा, कॉपी करेगा उसको। तो उसको जब वो कॉपी करेगा मिरर न्यूरॉन्स, तो वो उन सारी एक्टिविटीज को कॉपी करेगा और सीखना आसान हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज को हम कैसे एक्शन के थ्रू, कर्म के थ्रू ज्यादा आसानी से सीख लेते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति को करते हुए देखते हैं तो हम उसको कॉपी कर कर सीखना शुरू कर देते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स हुआ करते हैं, मिरर न्यूरॉन्स हुआ करते हैं, जो कि एज इट इज किसी घटना को या किसी भी क्रिया को वैसे ही देखते हैं, वैसे ही वो कॉपी कर लिया करते हैं। और जब बार बार हम देखते हैं तो उनकी रिपीटिशंस एक मैच्योरिटी लेवल ले आ देती है और वो कार्य करना हमारे लिए मुश्किल नहीं रह जाता, हम आसानी से वो काम कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल, एक जनरल सी बात है। लेकिन ये जनरल सी बात, अब बहुत सारी बातें इसके माध्यम से बहुत सारी बातों को सामने लाया जाता है। जो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिरर न्यूरॉन्स के बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें बताई। उन्होंने कहा कि चलिए, आप कहीं पर गए हैं, आप तैराकी सीखने गए हैं या आप कोई भी खेल कूद सीखने गए हैं और आप वहां पर देख रहे हैं, आपके जो मिरर न्यूरॉन्स हैं उसको कॉपी कर रहे हैं। जब आप फोकस कर रहे हैं तो ज़्यादा कॉपी करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई मतलब नहीं है, आप किसी स्विमिंग पूल पर गए, वहां बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, आपको स्विमिंग नहीं करना है, लेकिन आप सिर्फ वहां बैठे हुए हैं। फिर भी आपका जो ब्रेन है, चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं या जो स्विमर्स जो स्विमिंग कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, उन सभी क्रियाकलापों को आपका ब्रेन, जो मिरर न्यूरॉन है, वो काम करता रहेगा। वह सबकॉन्शियसली भी काम करेगा। मान लीजिए कि आप किसी आश्रम में गए, एक व्यक्ति, मुझे, हालांकि वैज्ञानिकों ने और मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह की घटनाओं के बारे में बताया है, लेकिन मिरर न्यूरॉन्स के बारे में नहीं बतलाया है। जैसे कि अवचेतन मन और मन की गतिविधियों पर स्वामी विवेकानंद भी बहुत सारी बातें बतलाते हैं कि हमारा अवचेतन मन बहुत सारी चीजें ग्रहण करता रहता है अपने आप, लेकिन जो ये मिरर न्यूरॉन है ये काम करता रहता है। अब कोई महानुभाव किसी गुरु जी के आश्रम में गए, उनके कोई मित्र थे, वो किसी गुरु जी के शिष्य थे,
और वो उनके आश्रम में गए, वहाँ हजारों लाखों की भीड़ थी और लोग वहाँ पर जयकारे लगा रहे थे, गुरु जी का जय कर रहे थे। अब ये जो महानुभाव गए, इनको कोई मतलब नहीं था, इनको कोई लेना देना नहीं था, इनको कोई लेना देना नहीं था कि भाई ये गुरु जी के दर्शन करने आए हैं, ठीक है अपना करें, मैं तो इनका मित्र हूं तो इनके साथ आ गया, लेकिन मुझे तो यहां से कोई लेना देना नहीं है। अब लोग वहां जयकारे लगा रहे हैं, वो जयकारे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उनको कोई श्रद्धा नहीं है, उनको कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो मस्तिष्क है वो चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं उसको वो मिरर करता है, पकड़ता है उसे, उसको प्रतिबिंबित करता है। ना चाहते हुए भी यह घटना घटती है, सबकॉन्शियसली घटती है। अब क्या हुआ कि 3 दिन बाद उन भाई साहब को स्वप्न के अंदर दिखाई दिया कि वही गुरुजी आए हुए हैं स्वप्न में और जयकारे लगा रहे हैं। अब कहा जाएगा कि भाई दिव्य अनुभूति हो गई, दिव्य अनुभूति हो गई, अरे गुरुजी सिद्ध पुरुष है, तुम्हारे सपने में आ गए, जबकि हमारे ब्रेन ने मिरर कर लिया था उसको और ड्रीम में हमें दिखा दिया, क्योंकि ड्रीम में हमारा अवचेतन मन कार्य करता रहता है स्वप्न में, और उसको प्रकट कर दिया उसने, और लोगों को लगेगा कि भाई डिवाइन एक्सपीरियंस हो गया जैसे। तो ये जो मिररिंग होती है ना, ब्रेन जो मिररिंग, सबकॉन्शियसली ये काम करता रहता है, सबकॉन्शियसली अवचेतन रूप से कार्य चलता रहता है, कार्य होता रहता है, और कई सारी चीजें हमारा मस्तिष्क मिरर करता रहता है, पकड़ता रहता है जो भी आसपास का माहौल है। इसी तरह से जब किसी चीज की रिपीटिशन होगी, बार बार होगी, अगर आप बुरे लोगों के बीच में हैं, बुरी संगत में हैं, आप भले बुरे नहीं हैं, लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे मित्र लोग हैं वो शराब पीते हैं लेकिन मैं नहीं पीता, ठीक है नहीं पियोगे आप, लेकिन उनका शराब पीना या उनका गलत कार्य करना, वो आपका ब्रेन उसको मिरर करता रहेगा, करता रहेगा। हो सकता है कि आप उनके साथ साल भर रहें, 2 साल रहें, 3 साल रहें, बाद में साथ छूट जाए, लेकिन उनके द्वारा किया गया कर्म आपके दिमाग में मिरर करेगा, और हो सकता है कि किसी एक मोड़ पर आप प्रेरित हो जाएं और शराब पीने लगे, प्रेरित हो जाएं और शराब पीने लगे। तो जो मिरर न्यूरॉन्स हैं वो आसपास की जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब को वो मिरर करती रहती हैं, वो अपने काम में लगी रहती हैं, हम चाहे चाहे ना चाहें उनका काम चलता रहता है। तो इसलिए हम जैसी संगत में रहेंगे वैसी रंगत हमारी बननी शुरू हो जाती है अपने आप। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इसी ढंग से काम करता रहता है। इसलिए अच्छी संगत में अच्छे गुणों का विकास होना, ध्यान का विकास होना। हाँ, अब इसमें कई थ्योरीज आती हैं, कई प्रकार की, कई तरीके से मिररिंग हो रही होती हैं, बहुत सारे चीजें हमारे संस्कार में पहले से पड़े होते हैं, पहले से पड़े होते हैं, उनका भी प्रभाव जो पहले ही मिरर हो चुका है, पहले ही संस्कार में आ चुका है। तो इस तरह से हमारा मस्तिष्क में जो मिरर न्यूरॉन्स हैं वो काम करते रहते हैं, आसपास के दृश्य को देखना, सुनना, हर तरह से वो ग्रहण करते रहते हैं, कुछ गलत हो कुछ अच्छा हो सब कुछ ग्रहण करते रहते हैं। हाँ, अब किसके, अब निर्भर करता है कि कौन सी वृत्ति की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी मिररिंग ज्यादा हुई है। जिसकी ज्यादा हुई होगी वो हमारे मन मस्तिष्क पे हावी हो सकता है, वो हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो सकता है जिसकी मिररिंग ज्यादा हो गई है। तो ये मिररिंग चलता रहता। अब आपको समझ में आएगा कि अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेजना कैसे सीख गया था। जो भी उसके मां के दिमाग में चल रहा था वो उसका भी ब्रेन उसको मिरर कर रहा था। इसी प्रकार से हम कहते हैं सुसाइड सेंटर्स हुआ करते हैं कुछ, वहां पर लोग जाते हैं, उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं, क्यों? क्योंकि वो जगह जो है वैसी विचारधारा के प्रभाव में आ चुकी होती है
संक्रमित हो चुकी होती है। इसको हम कहते हैं मानसिक संक्रमण, मानसिक रोगों का संक्रमण। कोई व्यक्ति अगर मानसिक रोगी है, डिप्रेशन का मरीज है, कुछ इस तरह का मानसिक रोगी है, बहुत नकारात्मक विचारधारा में, नकारात्मक भावनाओं में जीवन व्यतीत कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ अगर हम सचेत होकर बात नहीं करेंगे, कॉन्शियसली नहीं रहेंगे, हमेशा उसके साथ हम रहेंगे, तो उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर भी मिरर हो सकती है। उसकी जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर भी मिरर हो जाएगी, हमारा ब्रेन भी उसको पकड़ लेगा और हमें भी वैसे ही थॉट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, हमें भी वैसे ही विचार मिलने शुरू हो जाएंगे, और उन विचारों की फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल नहीं करेंगे, वो बढ़ते जाएंगे और फिर एक बार हमारे पर्सनालिटी में, हमारे कैरेक्टर में वो आ जाएंगे फिर। तो इस तरह से मिरर न्यूरॉन्स जो है वो काम करते रहते हैं और मनुष्य का व्यक्तित्व तो बदल देते हैं। और इस कारण से एक बात प्रमाणित होती है कि सत्संग का महत्व होता है, संगत का महत्व होता है, कि हम कैसे संगत में रहते हैं, किस प्रकार के संगत में रहते हैं, कैसी धारणाओं के बीच हम जीवन जी रहे हैं, कैसी विचारधाराएं चल रही हैं, कैसी बातों को बार बार सुन रहे हैं, कैसी बातों को बार बार ग्रहण कर रहे हैं। आजकल तो क्या है कि हम अंगूठा चलाते हैं, रील्स देखते रहते हैं, ये कॉमेडी, वो कॉमेडी, ये डांस, अश्लीलता, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन आपका मिरर न्यूरॉन्स जो है वो काम करता रहता है, काम करता रहता है। ठीक है, वो चीजों को कॉपी मारता रहता है, लेता रहता है, ग्रहण करता रहता है। और अगर हम इस क्रिया के प्रति, ये जो घटना अपने आप हो रही है, हम इसमें कुछ करते भी नहीं, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, अब कहा जाएगा जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो न्यूरोलॉजिस्ट की बात की हमने, न्यूरोलॉजिस्ट ने ढूंढा कि न्यूरॉन सेल्स होते हैं, उनमें से कुछ मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो चीजों को कॉपी करते हैं। लेकिन अवचेतन मन, जो मनोवैज्ञानिक है, वो बहुत पहले खोज करके बता चुके हैं कि अवचेतन मन जो है अवचेतन तरीके से चीजों को ग्रहण करता रहता है, भले ही आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। जैसे कोई व्यक्ति गुरुजी के आश्रम में गया, वहां पर गुरुजी के लोग जयकारे लगा रहे थे, गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे। अब ये तो वो सब नहीं किया क्योंकि इसने करना भी नहीं था, लेकिन जो भी घटना वहां घटी, उसके मन ने, अवचेतन मन ने उसे ग्रहण कर ली। मिरर न्यूरॉन्स, अगर हम मेडिकल भाषा में बात करें तो मिरर न्यूरॉन्स ने उसको ग्रहण कर लिया और उसके दिमाग में भी आ गया कि ये सब करना चाहिए। तो देखकर आदमी संगत से, जैसे संग में रहेगा, संगीतकार बनना है तो संगीतकारों का संग करो, चोर बनना है तो चोरों का संग करो, चोरी का स्किल्स समझ में आएगा। योगी बनना है तो योगियों का संग करो, ध्यान में कैसे बैठना है, साधना कैसे होनी चाहिए, कैसे अपने समझ, अपनी ऊर्जा को संतुलन में रखना है, ये सब बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। कि कैसे समझ में आनी शुरू हुई, कौन सी चीज हमारे दिमाग में है, उसको वैज्ञानिकों ने कहा है मिरर न्यूरॉन्स। बस इतनी सी बात है, बस एक बायोलॉजिकल प्रूफ मिल रहा है, ये एक बायोलॉजिकल प्रूफ दिया जा रहा है कि हाँ भाई, आप किसी कंपनी में जाएंगे तो मस्तिष्क, क्यों हम वैसा ही बनना शुरू हो सकते हैं, हम वैसे ही बनने लगेंगे। क्यों बनने लगेंगे? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो उन चीज़ों को मिरर कर लेंगे, उन घटनाओं को, उन बातों को वो कॉपी कर लेंगे। और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग में भी, हमारे मस्तिष्क में भी बननी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी और हम बदल जाएंगे, हम वो नहीं रह जाएंगे जो हम थे। इसीलिए बड़ा सचेत होकर मनुष्य को चलना चाहिए। इस मामले में उसे सत्संग ही करना चाहिए, उसे अच्छा संग ही करना चाहिए, उसे बेहतर संग करने चाहिए, जिससे कि अच्छी आदतें, अच्छे विचारों की पुनरावृत्ति हो सके और हमारा जो न्यूरॉन सेल है वो अच्छी और ज़रूरत की चीज़ों को पकड़ सके। ये ना कि व्यर्थ की चीज़ों को पकड़ सके, व्यर्थ की बातों को पकड़ सके जो हमें परेशान करे, जो हमें दुखी करे और अशांत करे मन को, गलत कर्म या गलत आचरण की ओर ले जाए। तो इसीलिए सत्संग, आप किस माहौल में रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं,
कैसी प्रतिक्रियाएं हो रही, उन सब का प्रभाव। हाँ, कोई योगी है तो वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी एक सीमा तक उसे आवश्यकता पड़ेगी सत्संग की। सत्संग कहने का मतलब यहां पर अच्छे संग की, जहां पर लोग कुछ अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं तो उसका मस्तिष्क भी उन्हीं कार्यों को ग्रहण करेगा। नहीं तो बुरे कर्मों को भी मस्तिष्क ग्रहण कर सकता है, बुरे कार्यों को, बुरे कर्मों को भी हमारा मस्तिष्क ग्रहण कर सकता है, और फिर वो बुरे कार्य भी हमारे लिए, हमारे चरित्र, हमारे व्यक्तित्व में वो आ सकते हैं, और उसका प्रैक्टिस, उसका अभ्यास, बुराई का अभ्यास भी हमें हो सकता है। ठीक है। यह मिरर न्यूरॉन्स प्रमाणित कर देता है कि हमारे मस्तिष्क में ऐसी फैसिलिटी होती है जो दूसरों के क्रियाकलापों को कॉपी करने में लगी रहती है, उसकी मिररिंग करने में लगी रहती है। ठीक। और यह जो कैपेबिलिटी है मानव मस्तिष्क की, या पशुओं में भी पाई जाती है, मानव में ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर यह जो सामर्थ्य है, यह जो कैपेबिलिटी है मानव मस्तिष्क की, ये हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। निर्भर करता है कि यह जो मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं, मिरर न्यूरॉन्स हैं, वो क्या मिरर करेंगे, कैसी चीज़ों को मिरर करेंगे, ये इस पर सारा निर्भर होता है, इस पर सारा डिपेंड करता है। ठीक। अब इससे एक और चीज़ें होती हैं कि हमें सीखने की भी क्षमता बढ़ा देता है ये। अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है, कोई भी कार्य अगर हमें सीखना है, अगर हमें संगीत सीखना है, तो अगर हमें गिटार बजा, तो हमें देखना चाहिए कि भाई कोई, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गिटार बजाते हुए आपने किसी को देख लिया तो आप भी एकदम उसी की तरह गिटार बजा लेंगे, नहीं। आपको सीखने में सहायता जरूर मिलेगी। हाँ, गिटार में बहुत सारे गुप्त रहस्य हो सकते हैं जो आप देख नहीं पा रहे, जो आप सही से देख नहीं पा रहे, आपके देखने में कमी हो सकती है। तो मिररिंग 100% एक्यूरेट होगी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी, लगभग 70% का काम आपका आसान कर देगी। अगर हमें म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन लोगों के बीच में रहेंगे तो हम अपने आप म्यूजिक, गाना बजाना हमारा अपने आप शुरू होने लगेगा। देखते देखते, सुनते सुनते हमारा दिमाग पकड़ता रहेगा और होना शुरू हो जाएगा अपने आप, संगत से। उसी प्रकार योग करने वालों के बीच में हम रहेंगे तो योग साधनाएं करना, आसन वगैरह करना, वो सब भी होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा दिमाग जो है वो पकड़ता रहता है, सीखता रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये तो दिमाग सीख ही रहा है तो कोई टीचर की क्या ज़रूरत है, नहीं। ये हो सकता है कि, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज़ है कि कोई चीज़ गलत आएगी तो गलत भी पकड़ लेगा, अगर कुछ गलत है तो उसको भी कॉपी कर लेगा। मिरर न्यूरॉन्स उसको भी कॉपी कर लेंगे। अगर कुछ गलत है, कोई गलत तरीके से गा रहा है तो उसको भी कॉपी कर लेगा, अरे भाई ऐसे भी गा रहा है, चलो हम भी इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अगर आदमी कॉन्शियस नहीं होगा, अगर कुछ सीखना है तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। बस यहाँ पर मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि हमारे मस्तिष्क में एक कैपेबिलिटी है, ऐसे न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो लर्निंग प्रोसेस में मिररिंग का काम करते हैं, और वो कई बार सबकॉन्शियसली काम करते रहते हैं। मतलब आप ना भी कुछ सीख रहे हो ना, तो भी आपको कुछ ना कुछ इनपुट देते रहते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते हैं। तो ये चीज की है, ये परिस्थिति दिखाई देती है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे मस्तिष्क के अंदर ये क्षमता होती है
अब हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं, हम कितना इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक प्रयोग भी है, सदुपयोग भी है। अगर आप सही से कुछ सीखना करना चाहे तो आप बहुत जल्दी किसी चीज को सीख सकते हैं। और आप बचना भी चाहते हैं, आप चाहते कि नहीं जो भी गलत चीजें हैं हमारा न्यूरॉन्स, हमारा मस्तिष्क उसको ना पकड़े, तो उस क्रियाओं पर आप ज्यादा ध्यान ही मत दीजिए, अपने आप को उससे अलग रखिए। तो बहुत सारी चीजें, हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम कर रहा है, यही बात समझाने के लिए ये न्यूरॉन्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, नेगेटिव थॉट्स भी हैं, मानसिक रोगों का संक्रमण भी है। तो मानसिक रोगों का संक्रमण होता है, कॉन्टैजियस होते हैं मानसिक रोग। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मानसिक रोगी है तो वो आपको भी मानसिक रोगी बना सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है आपको। ये पहले भी मेंटल इन्फेक्शन पर मैंने पहले भी एक आपको व्याख्यान दिया है, एक लेक्चर दिया है इसी चैनल पर। जो मेंटल डिजीजेज होती हैं, साइको डिजीजेज जो हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनका इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकर व्यक्ति है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, वही बातें बोलता है, आप उसी के साथ बैठते हो। मान लो कि आप कहीं ऑफिस में काम करते हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, कोई ऐसा आपका साथी या कलीग जो कि डिप्रेसिव है, हमेशा नेगेटिव माइंड है, वो आपके साथ रहता है और आप उसके साथ उठते हो, खाते हो, आपको लगता है भाई ये नेगेटिव है, मैं थोड़ी ना हूँ। लेकिन वो जो नेगेटिविटी आपके सामने हमेशा बढ़ाता रहता है, बोलता रहता है या फैलाता रहता है, वो आपका ब्रेन उसको कॉपी करता रहता है, काम चलता रहता है उसका। ठीक है, आप नहीं उससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब वो चीजें आप पर हावी हो सकती हैं, अगर समय के साथ आप सचेत ना हुए, समय के साथ थोड़ी दूरी ना बढ़ाए, या अपने मित्र को अपने टोका नहीं कि भाई हमेशा नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा डिप्रेसिव टॉक नहीं करना चाहिए। या आप अपने मित्र की सहायता कीजिए कि भाई नहीं, तुम इन सब विचारों से बाहर निकलो, अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातों को ग्रहण करो, और तुम इस स्थिति से, इस भयानक स्थिति से जो कि डिप्रेशन की है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। उसकी सहायता करनी चाहिए। ये नहीं कि आप नॉर्मल वे में उसके साथ रह रहे हैं तो आपका भी ब्रेन, आपका भी मस्तिष्क उसकी बातों को पकड़ता रहेगा, कॉपी करता रहेगा, कॉपी करता रहेगा, और एक दिन वो आपके ऊपर, वैसे ही विचार आपके ऊपर हावी भी होने शुरू हो सकते हैं। तो ये है, तो यह हमें समझना है, इस रहस्य को समझना है, और समझकर हमें क्या करना चाहिए वो हमें निर्णय लेना चाहिए। तो यही है। अब ध्यान क्या करता है? ध्यान हमारी एकाग्रता को बढ़ा देता है। ध्यान हमें, अब जैसे मैंने कहा कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगी संयम के माध्यम से पशु पक्षियों की वाणी भी बोल सकते हैं और वाणी को समझ भी सकते हैं। जी हाँ, मस्तिष्क में कोई ना कोई कैपेबिलिटी है जो ये काम कर रही है। हाँ, एकाग्रता शक्ति जब जुड़ जाती है इस न्यूरॉन के साथ, मिरर न्यूरॉन के साथ, तो वो जल्दी ही कोई चीज़ कॉपी कर लेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को कॉपी कर लेगा। जैसे योगी पशु पक्षियों की भाषा भी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, अगर वो अपने संयम का प्रयोग करे तो। ऐसे नहीं, स्पेशल कॉन्शियसनेस को यूज़ करेंगे तब जाकर वो ऐसे काम भी कर सकते हैं। तो मस्तिष्क में हमारी कैपेबिलिटी है बहुत कुछ करने की, लेकिन हम किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक, तो सकारात्मक शक्तियों को भी ग्रहण किया जा सकता है, नकारात्मकता को भी ग्रहण किया जा सकता है। हमें समझना है, हमें विचार करना है, तभी जाकर हम अपने मस्तिष्क का पूर्ण विकास कर पाएंगे और इसका सदुपयोग कर पाएंगे। तो ध्यान जो है, ध्यान योग हमारे मस्तिष्क का विकास करता है, हमारे विवेक, डिस्क्रिमिनेशन और चेतना का विकास कर देता है, जिससे कि हम अपने मस्तिष्क का अधिक प्रयोग कर सकते हैं। एकाग्रता, धैर्य, स्थिरता, ये सारे गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है अगर हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। तो ध्यान योग जीवन में क्रांति ले आता है, जीवन को बदलना, और फिर मस्तिष्क अलग ढंग से हमारा, हम समझ पाते हैं मन और मस्तिष्क के क्रियाकलापों को और उसका सदुपयोग कर पाते हैं।
यह सब हमें विचार करना चाहिए। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहते हैं, तो जरूर इस नंबर पर आप संपर्क करके, इस नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं ध्यान योग कोर्स के बारे में। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, दर्शन का कोर्स 20 तारीख से कोर्स से शुरू होंगी, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आपके कमेंट्स को देखते हैं। विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन है, नरेंद्र माकुड़े जी धन्यवाद, भारत नवज्योति नाथ जी, राजेश मेहता, संतोष कुमार, जे जायसवाल जी, अवधेश कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा, मनोज साईं, रतन सिंह जी, गोविंद प्रसाद नीमा, तीरथ दास जी, राजू पाल, मानाराम चौहान, शिखर शर्मा, लाला गुर्जर, ओम प्रकाश वाली जी, दिनेश भाई डाभी, लाल महाराज जी। कुश के आसन का महत्व क्या है? ध्यान के लिए, साधना के लिए उसका महत्व है, प्रयोग करना चाहिए। ठंडा है, सात्विक है। गंगदास कुराट जी, अमन कक्कर, रामविलास जी, हीरालाल यादव, माधुरी कोल्हे जी, घनश्याम सरोदय, नरेंद्र माकुड़े, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई जी, राठौड़ विक्रम भाई, के भट्ट जी, सूक्ष्म शरीर में मन है और साथ ही सूक्ष्म शरीर में ही काम या कामना भी होती है, दोनों ही इच्छा करती है, अंतर दोनों का कैसे समझे? मन है और साथ ही सूक्ष्म शरीर में ही कामना भी होती है। मन में जो विचार चल रहे हैं, तो कितनी बार चर्चा में लिया गया है कि फ्लो ऑफ थॉट्स इज माइंड। जिस भी तरह के विचार चल रहे हैं वो मन है। अगर मन में कामनाएं चल रही हैं तो मन में काम विकार चल रहा है, फिर कामनाओं का विचार चल रहा है। अगर क्रोध लाने वाले विचार चल रहे हैं तो मन में क्रोध आएगा। फिर फ्लो ऑफ थॉट्स, विचारों का प्रवाह, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी होगी थॉट्स की, माइंड वैसा ही हो जाएगा, मन वैसा ही रूप धारण कर लेगा। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, महर्षि पतंजलि ने कहा है। श्वेता राय सिन्हा जी, विष्णु चंद्र मौर्य धन्यवाद, भारत विनोद के सूद, गंगदास कुराट, कमलेश, चोर वैद्य के भट्ट जी, मेरे एक जानने वाले की डेथ मोटोर न्यूरॉन डिजीज से हो गई थी, लाइलाज बीमारी बताया गया था। जी हाँ, न्यूरॉन से संबंधित, क्योंकि मानव मस्तिष्क के बारे में वैज्ञानिकों ने अभी पूरा खोज किया ही नहीं है। मस्तिष्क के बारे में बहुत कम पता है, ठीक है, मस्तिष्क के बारे में बहुत कम पता है, ठीक। तो इस कारण से जो है बहुत सारी बीमारियां लाइलाज होती हैं, जो नर्वस सिस्टम से होती हैं, न्यूरो सिस्टम से संबंधित होती हैं। गंभीर शाह जी, सविता नायक जी, सुरेश माली, सर ओम तत्सत, हिप्नोटिज्म कौन से साइंस में आता है? इसका उसे करके हमें नेगेटिविटी तो चेंज कर सकते हैं, परमानेंट चेंज नहीं होता नेगेटिविटी, ठीक है। हिप्नोटिज्म से किसी की नेगेटिविटी परमानेंटली चेंज नहीं होती है, ठीक है। हिप्नोटिज्म और साइको एनालिसिस मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने लाया था। मनोविश्लेषण और हिप्नोटिज्म का प्रयोग करने का कार्य। हाँ, वैसे हिप्नोटिज्म बहुत पहले से भारतीय संस्कृति में था, एक अलग ढंग से इसका प्रयोग होता था, लेकिन किसी के मन को बदलने के लिए हिप्नोटिज्म का प्रयोग करना सिगमंड फ्रायड ने, क्षमा करें, माइकल नहीं, सिगमंड फ्रायड ने इसका प्रयोग करना शुरू किया था, ठीक है। तो हिप्नोटिज्म से किसी के मन के नेगेटिविटी को चेंज कर सकना, ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। हाँ, उस समय के लिए या कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। कुछ लोगों में कुछ वर्षों का भी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नेगेटिव माइंड में नहीं जाएंगे, दोबारा डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और अगर उनके पास नेगेटिव थॉट्स, उनके सबकॉन्शियस में अत्यधिक मिररिंग हो रखी है नेगेटिव थॉट्स की, तो फिर से वो चीज़ हावी हो जाती है।
तो कोई परमानेंट, जब भी आप ध्यान करते हैं तो सेल्फ हिप्नोटिज्म अपने आप शुरू हो जाता है। जब भी आप ध्यान योग करते हैं तो उसमें सेल्फ हिप्नोटिज्म अपने आप ही शुरू हो जाता है, अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, हिप्नोटिज्म को हम ये ना समझे कोई दूसरा व्यक्ति हिप्नोटाइज करेगा तभी, नहीं, सेल्फ हिप्नोटिज्म भी होता है। जब आप ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो वहां पर सेल्फ हिप्नोटिज्म अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक, अब यहां पर तो कहा जा रहा है, आपको एक बात मैं बता देता हूं, हिप्नोटाइजर्स या मेस्मराइजर्स जो होते हुआ करते हैं, जो ओरिजिनल हुआ करते हैं, मेस्मराइजिंग टेक्निक्स यूज किया करते हैं कुछ लोग। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम हिप्नोटिज्म से आपको ठीक कर देंगे, दे आर नॉट रियल हिप्नोटाइजर्स। बहुत सारे हिप्नोटाइजर्स हैं, बहुत सारे मेस्मराइजर्स हैं जो कि किसी को कुछ नहीं बताते कि वो कब आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे या कब आपको मेस्मराइज कर देंगे। वो कभी बोलेंगे ही नहीं, कभी बताएंगे ही नहीं, और वो कर देंगे। ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं जो मेस्मराइजिंग टेक्निक जानते हैं, सम्मोहन की विद्या जानते हैं, वो ऑलरेडी जानते हैं वो, लेकिन वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि हम ऐसा करते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम हिप्नोटाइजिंग टेक्निक आजकल चल रहा है कि भाई हिप्नोटाइज, आप आ जाओ, हम हिप्नोटाइज करके आपका मन की नेगेटिविटी दूर कर देंगे, आपको बदल देंगे। तो ये वो लोग कर रहे हैं जो हिप्नोटाइजिंग टेक्निक को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर सकते। उनके सामने एक सिस्टम में आदमी बैठेगा तभी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि बस घूमते फिरते, चलते फिरते, बातचीत करते हुए भी वो हिप्नोटाइजिंग टेक्निक को यूज कर लेते हैं, और वो लोग कभी नहीं बताते कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं बताने की। मेस्मराइजिंग टेक्निक्स को यूज कर लिया करते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये एक हिप्नोटिज्म को यूज करना एज ए मेंटल हीलिंग या डिसऑर्डर को दूर करने के लिए सिगमंड फ्रायड ने इसको शुरू किया था। बेटर है कि आदमी जो विचारों का विज्ञान है, जो वृत्तियों का विज्ञान है, उसे बेहतर तरीके से समझ ले। अगर वो समझ लेगा तो ऐसे व्यक्ति को कोई हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा। जो अपने मन की तरंगों पर, वृत्तियों पर कंट्रोल रख सकता है, या उन्हें साक्षी भाव से देखना ही सीख ले, कंट्रोल अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बस उसे साक्षी भाव से देखना शुरू कर दे अपने ही विचारों को, अपने ही मानसिक गतिविधियों को। अगर वो इसके लिए ट्रेंड हो जाए या ध्यान योग में ट्रेंड हो जाए, तो ना तो कोई उसे हिप्नोटाइज कर सकता है और ना वो किसी दूसरों की विचारधारा से हिप्नोटाइज हो सकता है। जब भी वो हिप्नोटाइज होगा तो वो फोकस करेगा, साक्षी भाव से परिस्थितियों को देखेगा, अपने मन में उठने वाली भावनाएं, उनको भी साक्षी भाव से देखेगा। क्रोध उत्पन्न हो रहा है, साक्षी भाव से देखेगा। डिप्रेशन आ रहा है, साक्षी भाव से देखेगा। ठीक है, अपनी हर भावना को साक्षी भाव से देखेगा। अगर वो प्रैक्टिस कर ले, अभ्यस्त हो जाए, योग का अभ्यस्त हो जाए, ध्यान योग का, क्योंकि अभी योग फिजिकल ज्यादा चलता है। अभी योग में क्या है प्रॉब्लम, कि फिजिकल योग ज्यादा चलता है, कि शरीर को ऐसे मोड़ो, शरीर को ऐसे आसन करो। इसलिए हठ योग ग्रंथ में, हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी कहते हैं कि मात्र हठ क्रियाओं को करने से कोई योगी नहीं बन जाता। हठ योग का उद्देश्य राज योग की प्राप्ति करना है। हठ योग का उद्देश्य राज योग की प्राप्ति करना है, और जो योगी राज योग की ओर कदम नहीं बढ़ाता उसे योगी नहीं माना जा सकता। यहां तक की बात कह देगी। ठीक, तो मनोवैज्ञानिक जो योग है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से हमें सहायता करता है, वो हम चाहें तो खुद को उसमें अगर ढाल ले, अभ्यस्त हो जाएं, तो बहुत सारी मानसिक जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसे हम खुद ही कंट्रोल कर लेंगे, और दूसरों की सहायता भी कर देंगे। दूसरों की भी हम सहायता कर सकते। ठीक, यह चीज है। जब भी मानसिक रूप से समस्या आए, अब मानसिक रूप से समस्या कितनी है, किस लेवल पर है, नॉर्मल डिप्रेशन है, क्रॉनिक है, सीवियर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, क्या है, तो कैसी अवस्था है, उस पर भी कई बातें डिपेंड करती है। लेकिन मनुष्य अगर बचना चाहता है इन सब समस्याओं से, मानसिक व्याधियों से,
मानसिक रोगों से ठीक, तो उसे योग के रहस्य को समझना चाहिए और योग के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए और अभ्यास में लगना चाहिए, मानसिक अभ्यास में, ध्यान के अभ्यास में। तो उसे अपने आप बहुत सारी सहायता मिलनी शुरू हो जाती है। और जो ध्यान करते हैं, जो लोग ध्यान अच्छे से करते हैं, उनके अंदर अपने आप हिप्नोटाइजिंग पावर अपने आप इकट्ठी होती रहती है, बनती रहती है। उन्हें इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। विमला शाह जी, विनोद भाई, मोक्ष की जरूरत अंतःकरण को है। अंतःकरण कारण शरीर, जीव या जीवात्मा, आत्मा एक समझे या सच में अलग अलग है? एक है जी। ठीक है, जीव जो है बिना अंतःकरण के जीव हो ही नहीं सकता, उसका अंग है वो। ठीक, ठीक है। स्थूल शरीर में एक ही तत्व है। अब किस दृष्टि से देखते हैं आप, उस पर निर्भर करता है। स्थूल दृष्टि से पंच तत्व हैं और हाड़, मांस, मज्जा, ये सब ये अंग हैं स्थूल शरीर के, रक्त आदि। जीवात्मा आत्मा एक ही समझे या सच में, जीवात्मा आत्मा, जीव जो है बंधन में है, आत्मा बंधन में न है, बस फर्क है। जीव के साथ कर्म संस्कार है, कर्म संस्कार ना भी रहे तो भी आत्मा का अस्तित्व रहेगा। अलग अलग समझने वाली बात नहीं है। बिजली और बल्ब अलग अलग है कि एक हैं? अलग अलग भी हैं, लेकिन बिना बिजली के बल्ब करेगा क्या? तो जब आत्मा नहीं होगी तो जीव करेगा क्या? इसलिए जीवात्मा, उसका पूरा नाम है जीवात्मा। से जब लाइट आ जाती है, बल्ब जलता है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ गई, करंट आ गया। त्राटक साधना तो हमारे योग विद्या में है, जी हाँ, हठ योग विद्या के अंतर्गत है। त्राटक साधना किसमें है? हठ योग में है। ठीक, शोधन क्रिया में, षटकर्म में है। त्राटक साधना षटकर्म में, हठ योग के अंतर्गत आता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति में आते हैं। जीव परा प्रकृति में आता है। गीता 7 फिर मन, बुद्धि, अहंकार परा प्रकृति में क्यों मानते हैं? हाँ, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति में कहाँ है? ठीक है, परा प्रकृति में नहीं है। जीव अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से। परा और अपरा का मतलब क्या है? परा और अपरा का यही मतलब है, अपरा वह है जिसकी अभिव्यक्ति हमें दिखाई दे रही है। मन, बुद्धि, अहंकार की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है, लेकिन जीव की अभिव्यक्ति हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। जीव की अभिव्यक्ति हमें, या 3 गुणों की अभिव्यक्ति हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती। हाँ, लेकिन बुद्धि हमें पता चलता है कि ये बुद्धि है, ये मन है, ये अहंकार है, इसलिए ये अपरा प्रकृति में है। ठीक, तो अपरा प्रकृति में ही है। मन, बुद्धि, अहंकार अपरा में ही आएंगे, परा में क्यों आएंगे? परा में तो प्रकृति के 3 गुण आएंगे जो साम्य अवस्था में है। जीव आएगा, दृष्टा आएगा। नेटवर्क इश्यू बहुत है मेरे क्षेत्र में, जिससे मैं, तो ठीक है, तो आपके क्षेत्र की कारण ऐसा है। सर, हमारे गांव में नज़र लगना बोलते हैं, पहले मुझे लग जाता था, पर जब से मैं चलित साधना करता हूं अब कोई नज़र नहीं लगता है। जी हाँ, रामविलास जी का ये अनुभव है। ध्यान योग का कोर्स इन्होंने कई दिनों से किया हुआ है कि पहले नज़र लगना बोलते हैं, मुझे भी नज़र लगता था, लेकिन जब से मैं चलित साधना करता हूं तब से नज़र नहीं लगता। जी हाँ, चलित साधना का ये प्रभाव मिलेगा और नज़र नहीं लगेगा। नज़र नहीं लगेगा, मानसिक जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, समस्याएं नहीं आती हैं।
तो यह विषय हमें इस प्रकार से समझना। चलिए, तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलेंगे और कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपको विचार विषय अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको शेयर भी किया करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाया भी करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। विदा लेंगे आप सभी से। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा। ओम तत्सत।